20 मिनट में 80 आउट ऑफ 80 आएगा, लेकिन कैसे आएगा कि भाई देखो आपके पेपर में कौन सी चीज कहां से आएगी। बोर्ड एग्जाम में ये देखो कि न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, ये श्योर शॉट है, और न्यूमेरिकल कहां से आएगा ये भी आपको पता है। हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और 20 मिनट में 80 आउट ऑफ 80 आएगा, लेकिन कैसे आएगा सर? 20 मिनट में कंप्लीट साइंस पढ़ तो सकते नहीं, तो 80 आउट ऑफ 80 आएगा कैसे? मैं बता रहा हूं ना, ध्यान से सुनो भाई। पढ़ा तो आपने है ही, सिलेबस तो आपने अभी पूरा सिलेबस कभी ना कभी पढ़ के खत्म किया होगा, कई बार रिवाइज कर लिया होगा, है ना? तो मुझे ये पढ़ाना नहीं है आपको, लेकिन ये बताना है कि भाई देखो आपके पेपर में कौन सी चीज कहां से आएगी, और ये वीडियो इसी बारे में है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में ये देखो कि न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, ये श्योर शॉट है, और न्यूमेरिकल कहां से आएगा ये भी आपको पता है। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना? लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। और लाइट में भी कौन सा न्यूमेरिकल? तो मिरर फॉर्मूला वाला और लेंस फॉर्मूला वाला, है ना? क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे देगा, फोकल लेंथ दे देगा, इमेज निकालना होगा, इमेज की डिस्टेंस, नेचर ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन। तो आपको मिरर और लेंस में मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला भी, और एक मिरर में -v अपॉन यू और लेंस में v अपॉन यू। तो ये मिरर और लेंस फॉर्मूला और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन, इन दोनों को रिलेट करके याद रखना, और इस पर खूब सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, आएगा ही आएगा। और पावर ऑफ लेंस P = 1/f, इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना? तो क्वेश्चन के किसी सब पार्ट में आपको पावर ऑफ लेंस भी पूछना हो सकता है ना? तो ये आपको डेफिनेटली करके जाना है, एग्जाम के पहले आपको ये स्ट्रॉन्ग बना लेना है। फिर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में कहां से न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा? तो बेटा आपको सर्किट डायग्राम दिया रहेगा, उसमें करंट, पोटेंशियल निकालना होगा, वो सब ओम्स लॉ से सॉल्व होगा, है ना? और अगर सर्किट में आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो फिर सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट भी लगेगा। तो भैया सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, और इस पे न्यूमेरिकल लगाओ, आएगा ही आएगा। फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H = I² RT, इसकी थ्योरी और इसका न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, है ना? तो इन तीन में से कहीं दो से तो क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा ये दोनों चैप्टर बहुत स्ट्रांग है। इन दोनों चैप्टर के खूब सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मैं भी कराता हूं अपने सेशन में, लेकिन आपको चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरी, जहां आपको इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर के मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराए हैं, बेसिक्स बताए हैं, क्योंकि इसमें बेसिक बहुत लगता है। जैसे लाइट चैप्टर है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस होगा, ये आपको याद होना चाहिए। v का डिस्टेंस कब प्लस कब माइनस होगा, तो वो साइन कन्वेंशन भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो वो सब कुछ मैंने बता रखा है, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। न्यूमेरिकल यहां से कंफर्म आएगा, पेपर एक तरीके से समझो लीक हो गया। ठीक है, क्लियर? अब ये आपने प्रैक्टिस किया है, बस इसको और प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ताकि यहां से अगर कोई डेफिनेटली हमको अगर पता है क्वेश्चन आएगा तो गलत ना हो। बच्चा जी समझ में आई? ठीक है, तो न्यूमेरिकल का तो हमने ठीक है समझ लिया। अब आता है हैंड रूल। हैंड रूल से, हैंड रूल कहां पढ़ते हैं हम लोग? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में। और आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में डेफिनेटली दो हैंड रूल में से कोई एक हैंड रूल पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना? या तो राइट हैंड थंब रूल या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हो सकता है इन दोनों में से किसी की डिफिनीशन लिखने को आ जाए, या इन रूल का यूज करके करंट का डायरेक्शन निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो, या फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो, है ना? तो जैसे करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो वहां फिर आपको ये रूल अप्लाई करना होगा। तो इन दोनों रूल की डिफिनीशन याद कर लो, और इन दोनों रूल को अप्लाई कैसे करते हैं वो भी सीख लो, और वो प्रैक्टिस से आप सीखोगे। तो इन दोनों रूल के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये रूल अप्लाई करने आ जाए। एग्जाम में याद रखना कि रूल अप्लाई करते समय सही हैंड का यूज कीजिए, क्योंकि अक्सर होता है कि राइट हैंड थंब रूल में लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में राइट हैंड यूज कर रहे हैं। एग्जाम के समय इन छोटी गलतियों का ध्यान रखना, ऐसी सिली मिस्टेक आपसे ना हो, ठीक है? और एक चीज मैं यहां क्लियर कर देता हूं, बहुत क्लियर है। राइट हैंड थंब रूल में बस दो चीज होती है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। जहां फोर्स की बात आ जाए कि फोर्स का डायरेक्शन निकालो, तो समझ जाओ वहां सिर्फ एक रूल लगने वाला है, और वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? आगे बढ़े जाए।
आगे बढ़ा जाए। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना है, यहाँ ये भी पूछता है फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब करंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो फोर्स मैक्सिमम लगता है। तो यानी इस रूल के पीछे का पूरा कंसेप्ट भी आपको पता हो, रूल अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। इन रूल का डिफिनीशन वो भी आपको लिख लिख कर 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। ठीक है, क्लियर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर में इन दोनों रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए और इन रूल को अप्लाई कैसे करते हैं वो भी सीख लीजिए। और ये मैं अपने सेशन में आपको कराता ही हूं, तो आप वहां से कर लोगे। ठीक है, फिर आता है डिफिनीशन। आपके पूरे सिलेबस में साइंस में बहुत सारे डिफिनीशन है अलग अलग चैप्टर में, और वो डिफिनीशन कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो जो भी आपके सिलेबस में साइंस के इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने एक जगह कंसाइज कर दिया है। अब उनको देख लो ध्यान ध्यान से। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है पूछ लेगा, इसके एग्जाम्पल याद कर लो, है ना। व्हाट इज एक्सक्रीशन, क्या होता है एक्सक्रीशन, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। डबल सर्कुलेशन, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डबल सर्कुलेशन की डिफिनीशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन, हार्ट से जो ब्लड है वो एक साइकिल में 2 बार पास करता है ना। तो पहले ब्लड का जो मैकेनिज्म है फ्लो का उसको समझो, ब्लड पहले कहाँ आता है, किस चैम्बर में, फिर अगले चैम्बर में कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है। तो जब आप पूरा सीक्वेंस समझोगे तो डबल सर्कुलेशन भी समझ में आ जाएगा। फिर आता है इसी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। तो जब प्लांट्स में मूवमेंट की बात आती है तो वाटर का मूवमेंट ट्रांसपिरेशन उसमें रोल है, और फूड का मूवमेंट ट्रांसलोकेशन है। तो दोनों की डिफिनीशन और दोनों का क्या रोल है ये भी पूछ सकता है। तो डिफिनीशन पढ़ते समय इंपॉर्टेंस, कोई एग्जाम्पल, कोई फंक्शन भी है तो उसको भी पढ़ो। ये नहीं कि सिर्फ डिफिनीशन पढ़ लेनी है, अरे डिफिनीशन के आसपास जो एग्जाम्पल है उसका कंसेप्ट है वो भी याद रखो, क्योंकि डिफिनीशन आएगा तो साथ में कोई एग्जाम्पल पूछ लेगा। जैसे मान लो कि यहाँ आ गया रिफ्लेक्स सेक्शन, तो रिफ्लेक्स सेक्शन में हो सकता है रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम आ जाए, नहीं आएगा तो लेबलिंग करने को आ जाएगा। तो भाई रिफ्लेक्स सेक्शन को पढ़ो। ठीक है, फिर आप लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं ना ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट मैंने बोल दिया तो इसका मतलब केवल ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं पढ़ेंगे, हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, फोटोट्रॉपिक है ना, जियोट्रॉपिक, और आपके एनसीईआरटी में जो फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म का डायग्राम है फिर उसको भी देख लो। तो यानी टॉपिक, डिफिनीशन, उसके आसपास के जो भी चीजें हैं उसको पढ़ते हुए चलो। फिर यहाँ क्या है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, हो सकता है किसी डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए। तो अगर आप डिफिनीशन पढ़ के चलोगे तो डायग्राम वाले क्वेश्चन भी कर लोगे, और डिफिनीशन तो याद होनी ही चाहिए। फिर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में, और इन दोनों के एग्जाम्पल पूछा जाता है। हर साल लगभग क्वेश्चन आया ही आया है। तो भैया इन सबको डिफिनीशन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चले आगे। फिर अभी डिफिनीशन खत्म नहीं हुई है। प्लेसेंटा क्या होता है, इसका क्या रोल है ये पढ़िए। फूड चेन, फूड वेब क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस ये पढ़ना बहुत जरूरी है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के कारण किस ट्रॉफिक लेवल पे सबसे बुरा असर पड़ता है हार्मफुल केमिकल का, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी डिफिनीशन, और ये सारी डिफिनीशन आपको क्या करना है, लिख लिख कर बार बार लिखना है। जब तक आपकी परफेक्ट डिफिनीशन नहीं बन रही इसको लिखिए, बार बार लिखिए और उसको एनसीईआरटी से मैच कीजिए। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के जितने टाइप हैं उनकी डिफिनीशन, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट में भी 3 टाइप है, थर्मल डिस्प्लेसमेंट है ना, फोटोलिटिक, और फिर आपका इलेक्ट्रोलिटिक। फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो जितने भी आपके पहले चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, उन सभी टाइप्स की डिफिनीशन याद कर लो, और एग्जाम्पल के साथ कोशिश करो सभी के 2-2 एग्जाम्पल तो याद होने चाहिए। मान लो यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 1 एग्जाम्पल। तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना पड़ेगा और डिफिनीशन के बाद उसकी एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो भाई रिएक्शन के साथ याद करो। बात समझ में आ गई। सोलेनॉइड क्या होता है वो भी आएंगे, है ना, सोलेनॉइड उधर है। इधर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। और यहाँ भी एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन याद करके चलो, क्या पता 2 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, फिर आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, इसके एग्जाम्पल यहाँ से आ सकता है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। कार्बन कंपाउंड में पढ़ते हैं ना कैटिनेशन, जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, तो कैटिनेशन क्या है।
और इसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, तो उसकी लीनियर चेन, तो इसमें फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। फिर स्नेल्स लॉ, डिफिनीशन, फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला में क्या आता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला फॉर्मूला पढ़ के जाओ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ के ग्राफ की प्रॉपर्टीज है ना, वो सब पूछी जाती हैं। तो जो भी पढ़ो उसके आसपास का सब पढ़ो, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ हम किन किन फैक्टर से बदल सकते हैं, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किसके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न जैसा होता है, तो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न जैसा होता है, वो आपको पढ़ना है। फिर ह्यूमन आई चैप्टर में पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, और इसकी मदद से हम दूर और पास का कैसे देख लेते हैं, हमारी आंखों में क्या क्या चेंजेस होता है, कब हमारी सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, कब रिलैक्स करती है ना, वो चीजें आपको यहाँ डिफिनीशन के साथ साथ पढ़नी है, यानी डिफिनीशन और उसका कंसेप्ट। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो ये था डिफिनीशन। तो हमने न्यूमेरिकल निपटा दिया, कहाँ से आएगा, है ना। फिर हमने क्या निपटा दिया, न्यूमेरिकल के बाद हमने हैंड रूल निपटा दिया। हैंड रूल डेफिनेटली इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा, मतलब दोनों में कोई एक रूल तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो याद रखना, जहां फोर्स है वहां फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। फिर सारे डिफिनीशन हमने निपटा दिए, क्या निपटा दिए, सारे डिफिनीशंस। अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो सिलेबस का 40% तो यूं ही हो जाएगा केवल डिफिनीशन से, क्योंकि डिफिनीशन पढ़ोगे तो हर चैप्टर के कोई ना कोई डिफिनीशन है, और डिफिनीशन पढ़ोगे तो साथ में एग्जाम्पल भी पढ़ोगे, तो वो भी कवर होता रहेगा, ठीक है। फिर आता है डायग्राम्स। आपके पूरे सिलेबस में वैसे तो डायग्राम बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, लेकिन केमिस्ट्री में भी डायग्राम आ जाता है। किसी केमिकल रिएक्शन की फोटो से देकर आपको पूछ लेगा, यहाँ बताओ ये गैस कौन सी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने पूरे आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक जितने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है उन सबका आपको नंबर बता दिया है। यानी ये तो पढ़ के ही जाओ, और इसमें से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। और एनसीईआरटी में आपको 1.1 मतलब ये चैप्टर 1 का है, 2.2 2.3 यानी चैप्टर 2 का है। तो आपका जो फिगर नंबर का पहला नंबर है वो आपका चैप्टर नंबर बताता है। जैसे मैंने बोला 5.3 तो ये चैप्टर 5 हो गया, 6.1 ये चैप्टर 6 हो गया, 10.2 यानी ये चैप्टर 10 हो गया। तो मैंने जब भी जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, इंपॉर्टेंट में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट का मैंने आपको लिस्ट दे दिया है। अगर इस डायग्राम प्लस लेबलिंग प्लस डायग्राम से जुड़े कंसेप्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो आपके बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये डायग्राम पढ़ते समय ध्यान रखना, केवल डायग्राम देख नहीं लेना है, उसकी लेबलिंग को ध्यान में रखो, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है। जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है कि एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, मिल्की करेगी तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो इसका एक डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में, है ना। बात समझ में आया, तो ये जरूर पढ़ के जाओ, ठीक है। फिर आता है फुटकर कंसेप्ट। फुटकर कंसेप्ट मतलब कि पढ़ते पढ़ते अचानक आ गया, है ना, मतलब ये पता ही होना चाहिए। आप नोट तो गिन ही रहे हो, चिल्लर लेके साथ चलो, कहाँ काम आ जाए, क्या पता आ जाए यहीं से। जैसे आपके थर्मिट रिएक्शन मेटल एंड नॉन मेटल में, रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए, तो थर्मिट रिएक्शन उसका एक केमिकल रिएक्शन याद होना चाहिए। फिर क्लोर अल्काली प्रोसेस क्या होता है, यहाँ ब्राइन क्या होता है, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, पूरा केमिकल रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आप अवर इन्वायरमेंट में पढ़ते हो, 2 स्टेप का प्रोसेस है, ये पता होना चाहिए। सॉल्ट और उसके नेचुरल सोर्स, जैसे इमली में टार्टरिक एसिड होता है ना, और आपका एंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। तो ये वाले जो टेबल दिया आपके एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में वो पढ़ लो। फिर हार्मोन किस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं ये याद होना चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है, इसको पढ़ लो। यहाँ फॉर्मूला वो भी ध्यान रख लो, R = ρ L/A, उस पर भी न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। एंजाइम्स, उसका लोकेशन और उसका फंक्शन, पेप्सिन कहाँ होता है, ट्रिप्सिन कहाँ होता है, लाइपेज क्या करता है ना। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और उसके एग्जाम्पल और इनको रोके कैसे, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फंस जाता है। तो ये फुटकर कंसेप्ट है, यानी चलते फिरते क्या पता आ जाए, तो इसको भी पढ़ के जाओ, ठीक है, डन। और साथ ही साथ इतना कुछ करने के बाद आपको 3 काम करना है, रिवीजन,
प्रैक्टिस, किसकी प्रैक्टिस? क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद खुद का असेसमेंट। तो आरपीए स्ट्रैटेजी जो मैंने पहले भी बता रखा है, अगर आप ये आरपीए स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो और इतना कुछ पढ़ के जाते हो तो साइंस में 80 आउट ऑफ 80 तो कंफर्म है। लेकिन सर ये बताइए कि रिवीजन हम कहां से करें? तो भैया रिवीजन के लिए मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दे रखा है ना, तो रिवीजन के लिए आपको एनसीईआरटी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक को कॉन्साइज कर दिया है मैंने हैंड रिटन नोट्स में। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स है तो यूं मिनटों में आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए तो मैं पीवाईक्यू लगवाता हूं, तो पीवाईक्यू लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर लगाओ, और सैंपल पेपर लगाओ तो 3 घंटे बैठ के लगाओ। और बाकी असेसमेंट मतलब आपने सैंपल पेपर लगाया, कितने क्वेश्चन बने, कितने नहीं बने, कौन सा कंसेप्ट नहीं आया, इसको पकड़ो, तब जाकर उसको आप उसके पीछे भागोगे ना, तब आपके कंसेप्ट मतलब आपका सिलेबस कवर होता जाएगा। अगर जो चीज नहीं आया उसको आपने छोड़ दिया तो वो अगले सैंपल पेपर में भी नहीं आएगा, तो उसको समझना जरूरी है ना। तो अपना असेसमेंट भी करो। क्लियर? बात समझ में आई? और असेसमेंट के बाद वापस से फिर रिवीजन, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर असेसमेंट भी साथ में जरूरी है। बात समझ में आई? असेसमेंट का मतलब ये होता है कि इसको और अच्छे से समझा दूं कि जैसे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपने पेपर निकाला और उसको लगाने बैठ गए। अब आपने 2 घंटे में मान लो 20 क्वेश्चन लगाया, तो 20 में से कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा जो आपसे नहीं बनेगा, या ऐसा हो सकता है जो बनेगा या इसका आंसर आपको पूरा अच्छे से नहीं आता है लिखने, या आधा आ रहा है, या केमिकल रिएक्शन ही नहीं भूल गए, तो यानी कि वो टॉपिक अभी आपका रिवाइज नहीं हुआ है प्रॉपर। तो यानी आपने असेसमेंट कर लिया अपना, अब दोबारा पहुंचो और असेसमेंट करते समय जो चीजें आपकी कमजोर थी, वीक पॉइंट्स थी, उनको दूर करो। जो केमिकल रिएक्शन भूल गए थे उसको रिवाइज करो, जो डिफिनीशन भूल गए थे रिवाइज करो, जो फॉर्मूला भूल गए थे रिवाइज करो, वापस से फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाओ। तो ये आरपीए स्ट्रेटेजी बहुत काम आने वाली है। और अब आप ये सोच रहे होगे सर मैं तो हैंड रिटन नोट्स है ही नहीं मेरे पास, तो मैं लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कहां से करूं? टेंशन मत लो, अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है उसका जुगाड़ है। साथ ही साथ आपके साइंस में 50% वेटेज जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का है। ऐसे क्वेश्चन कौन कराएगा सर? तो बिल्कुल टेंशन मत लो, रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स और आपको अलग से चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं पीडीएफ के फॉर्म में, और ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 99 में मिल जाएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, कोड अप्लाई करना है रघु K10, और 99 में आपको साइंस के सारे चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स और साइंस के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, ताकि ये जो मैंने आरपीए स्ट्रेटेजी बताई थी इसमें आप हैंड रिटन नोट से रिवीजन कर सको और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज है वहां से प्रैक्टिस कर सको और खुद का असेसमेंट कर सको। तो ये स्ट्रैटेजी के लिए हम आपको ये स्कोर बूस्टर पैक दे रहे हैं। साइंस का स्कोर बूस्टर पैक सिर्फ 99 में। तो इस स्कोर बूस्टर पैक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाइए और रघु K10 कोड अप्लाई कीजिएगा और आपको मिल जाएगा आपका स्कोर बूस्टर पैक साइंस का। ठीक है, तो बस आरपीए स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए जो चीजें समझाई उनको बस फॉलो करना है। आप 80 में 80 जरूर लेकर आएंगे, टॉपर बनकर जरूर निकलेंगे। जय हिंद, जय भारत।